तो सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी? तो आज हमारा टॉपिक, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज फिनिश करने जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए, काफी क्लासेस हो चुकी हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। आज इसको खत्म करते हैं, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी, हमारा बस एक छोटा सा लेक्चर पिछली क्लास के अंदर थोड़ा समय मिला था, तो छोटा सा लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था। आई थिंक 25-20 मिनट का हुआ होगा, और आज हम इसको प्रॉपर वे में फिनिश करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल पहले नोट्स चल रहा है, तो नोट्स पे चलते हैं और फिर हम आएंगे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे। तो एजेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था, एजेंसी का मतलब क्या होता है। एजेंसी मींस रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड, तो एजेंट कौन होता है? एक वो पर्सन जिसको प्रिंसिपल अपने पास रखता है किसी भी काम को करने के लिए, अपने लिए या अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। प्रिंसिपल ने एजेंट को रखा है टू डू एनी एक्ट फॉर हिम, टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी। तो आप बोल सकते हो एजेंट कौन होता है? एजेंट प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है? तो प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल मीन्स द पर्सन फॉर हुम वर्क इज डन और हु इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट, जिसके लिए काम किया गया है और जिसको एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आप क्या नाम देते हो? प्रिंसिपल नाम देते हो। तो कहता है हु कैन बी द प्रिंसिपल, तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो प्रिंसिपल बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। तो एजेंट कौन बन सकता है? इनकॉम्पिटेंट पर्सन भी एजेंट बन सकता है, मतलब माइनर भी एजेंट बन सकता है, लेकिन वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। क्या कंसिडरेशन की आवश्यकता होती है एजेंसी में? तो जी, एजेंसी में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर ये कहता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसीज। तो एजेंसी को क्रिएट करने के लिए 4 हमारे मेथड थे, जिसमें मैंने आपको 2 मेथड करवा दिए हैं पूरे। एक एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट हमारा हो गया है, या तो ओरली या तो राइटिंग में, या तो ओरल या तो रिटन। एक एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट हमारा हो गया है, स्टॉपेल, होल्डिंग आउट और नेसेसिटी। और तीसरा है हमारा एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो मैं सीधा स्टार्ट करा रहा हूं, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेट्स स्टार्ट। बेटे, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब कि बहुत सिंपल है। आपने ना अभी मेरे से एक एक्ट नहीं पढ़ा है, जो जस्ट आफ्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शुरू करूंगा, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन है, पहले बोल रहा हूं। अगर किसी ने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना। Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all. Most of the student ने सुना हुआ है। तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 या 2 से ज्यादा लोगों का, जिसके अंदर जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो सारे पार्टनर भी कर सकते हैं और कोई एक भी कर सकता है बाकी सारे के बिहाफ पर। सब भी कर सकते हैं और कोई एक भी कर सकता है सबके बिहाफ पर। इसको कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप के रिलेशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर कोई पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी कैपिटल दे रहा है, तो भी वो पार्टनर होता है। लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, तो जो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है उसके बिहाफ पर बाकी के पार्टनर एज एजेंट काम करते हैं। नहीं आया समझ? 5 पार्टनर है, 4 एक्टिव है। एक्टिव मतलब जो डेली बेसिस पर फर्म में जुड़े होते हैं बिजनेस में। एक स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग मतलब सो रहा होता है, इट मींस जो फर्म के अंदर बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता। तो जो 4 पार्टनर काम कर रहे हैं ना, वो चारों के 4 एक तरीके से एजेंट भी हैं उस स्लीपिंग पार्टनर के। ये पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन कहता है, सेक्शन नंबर 4, जिसको आप कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसको आप कहते हैं म्यूचुअल
तो फिर इसी पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप सॉरी एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ, मतलब लॉ ने ही कहीं पर एजेंसी बना रखी है और वो एजेंसी कहां बना रखी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ऑल वेल। तो कहता है इट मींस क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट लाइक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट provides that each partner is agent of each partner of firm as well as other। तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, अपनी फर्म का भी एजेंट होता है, अपने पार्टनर का भी एजेंट। ये हमें समझना। ऑल वेल, क्लियर है जी? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगला कहता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। बेटे रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कंफर्म कर देना। देखो क्या होता है यहाँ पे, मान लो कोई मिस्टर ए है, अब ये पेन का हो गया नाश, आज इसको नया लेकर आते हैं। मान लो कि कोई पार्टनर है, कोई भी पार्टनर है, सॉरी पार्टनर नहीं, कोई पर्सन है, मिस्टर एक्स। एक्स ने वाई को भेजा चावल लेने। बेटे एक्स ने वाई को भेजा चावल लेने 100 रुपीज केजी वाले, और वाई ले आया 110 रुपए केजी वाले। तो एक्स ने कितने कौन से वाले बोले थे और वाई कौन से ले आया? लेकिन एक्स ने फिर उसको कुछ नहीं बोला, एक्स ने कहा चल ठीक है यार ये भी अच्छी है। इसका मतलब वाई की इरेगुलर एक्टिविटी को एक्स ने क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया। इसको आप बोलते हो रेटी, मतलब यहां वाई एजेंट बन गया बाय रेटिफिकेशन। होता नहीं है कभी, जैसे कि कोई मेहमान आ जाए तो बच्चे को पैसे दिए, बोला कि जाके समोसे लिया, तो बच्चा गया, वो समोसे नहीं लाया, वो ब्रेड पकौड़े उठा के ले आया। तो माँ बाप ने उसकी इस एक्टिविटी को रेटिफाइड कर दिया, चल यार यही खा लो। समझ रहे हो कुछ? दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब समझना है आपको। रेटिफिकेशन मतलब होता है कंफर्म करना। क्या कर देना? कंफर्म करना। तो यहां ये कहता है रेटिफिकेशन मींस रेगुलराइजेशन, इट मींस कंफर्मेशन ऑफ पास्ट इरेगुलर एक्ट ऑफ द एजेंट बाय द, जो एजेंट ने पास्ट इरेगुलर एक्ट किया था उसके एक्ट को कंफर्म करने का मतलब होता है रेटिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। आया बेटे? एक एग्जांपल है, देखो यहां पर, पी ऑथोराइज्ड ए फॉर बाइंग 100 kg ऑफ राइस एट ₹100 पर केजी। मतलब पी ने ए को अथॉरिटी दी कि तू 100 किलो चावल 100 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद के आइयो। यहां तक ओके? ए बॉट द राइस इन द नेम ऑफ पी, ए ने चावल खरीदे पी के नाम पर 110 रुपए पर केजी, लेकिन उसको अथॉरिटी कितने की थी? लेटर P accept the rice at 1110, here the ratification by the P through implied contract। तो होता नहीं, मैं तू ले आया चावल 110 रुपए किलो, मैंने चल ठीक है रख देना, या मैंने कुछ बोला ही नहीं उसको, चावल एक्सेप्ट करे, कुछ नहीं बोला, मतलब कि मैं उसको क्या कर रहा हूं? मैं रेटिफाइड कर रहा हूं। आ गया समझ? फिर ये कहता है भाई रेटिफिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को आपको समझना है। सबसे पहली बात, रेटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस और मे बी बाय द कंडक्ट ऑफ द, या तो एक्सप्रेस हो सकता है रेटिफिकेशन, या रेटिफिकेशन इंप्लाइड हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑल वेल, ये नंबर ए है। नंबर बी, the principle must be in existence at the time when irregular act was done by the agent. Simply, those acts cannot be ratified which were done when principle was not in existence। मतलब प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। अब एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल साथ में चिपक के खड़ा हो,
मतलब कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल होगा, तभी एजेंट की गलत इरेगुलर एक्ट को प्रिंसिपल क्या करेगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, प्रमोटर ऑफ ए, देखो यहाँ वर्ड क्या लिखा है, प्रपोज्ड कंपनी। जब मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, जो एक कंपनी होती है ना, वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट, कंपनी को बना, कंपनी तो आर्टिफिशियल होती है, तो कंपनी सारा बिजनेस अपने नाम से करती है, लेकिन कंपनी को फिर क्रिएट कौन करता है, तो एक बंदा होता है, उसका नाम होता है प्रमोटर। वो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं। तो कंपनी बनने से पहले कंपनी के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, प्रमोटर करता है। तो प्रमोटर ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बनने से पहले किए। अभी ये बात कंपनी को तो पता नहीं है, क्योंकि कंपनी तो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। तो प्रमोटर के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी बनने के बाद रेटिफाइड करे, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है कंपनी बोले नहीं जी अब जाओ आप। कुछ आया समझ में? जैसे कि कौन सा एक सांप जो होता है वो भूख लगने पे अपने बच्चों को भी खा लेता है, सुना है कुछ ऐसा? मैंने सुना था बचपन में, ठीक है। अब है जी, खरगोश खाता है, खरगोश खा लेता होगा। तो ऐसी एक कंपनी है, कंपनी आर्टिफिशियल है। खरगोश नॉन वेजिटेरियन होता है? मेरे को आज अलग ही फील आया ऐसा। अरे सुनना, तो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, कंपनी के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने किए। प्रमोटर जैसी कंपनी बन गई, अब कंपनी हो सकता है उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाइड ना करे, तो प्रमोटर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग एक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं थी। आगे समझ में? तो प्रमोटर ऑफ ए प्रपोज्ड कंपनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर बाइंग ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम टी। Can company ratify the old contract? So no, the company was not in existence at the time of entering into contract. All well? तो सबसे पहला रेटिफिकेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होगा, दूसरा वाला प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और सी पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जो भी, अब मैं अपने खुद के नाम पर चावल लाया होता तो प्रिंसिपल क्यों रेटिफाइड करता? तो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होना चाहिए? प्रिंसिपल के नाम पे होना चाहिए। इट मींस इफ एन एजेंट एंटर इनटू एन इरेगुलर एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट इन हिज पर्सनल नेम, देन सच एक्ट ऑफ द एजेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो लिखा है ए एन एजेंट वाज ऑथोराइज्ड टू बाय ₹100 kg of rice for P, the principal. A bought the rice in his personal name. Here P cannot ratify this. सही है? डी कहता है रेटिफिकेशन मस्ट बी डन बाय द प्रिंसिपल फॉर होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेटिफिकेशन होल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होनी चाहिए, नहीं कि प्रिंसिपल बोलेगा 80 रुपए तू दे दे, 30 मैं दे देता हूं। ये क्या बात है बे? ऐसा थोड़ी होता है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जो टॉपिक कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हो, पेपर में आता है आपका रेटिफिकेशन। इनमें से कोई भी पॉइंट उठकर केस बनकर आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल एग्जिस्ट, एक कंपनी के ऊपर मुझे लगता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी प्रपोज्ड कंपनी है, मतलब बनने वाली कंपनी है, प्रमोटर ने उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट करे, बाद में एज एजेंट, बाद में क्या रेटिफिकेशन हो सकती है, तो फिर आप यहाँ का प्रोविजन बताओगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये रेटिफिकेशन के रूल्स हैं। फिर फैक्ट लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे कि हेयर रेटिफिकेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ऑल वेल। और प्रिंसिपल को फुल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द फैक्ट। इट मींस एजेंट डिस्क्लोज सच एंड एवरी फैक्ट अबाउट इरेगुलर। समझ गए? अरे बोतल कहाँ गई? इलीगल, वॉइड, सुनो जी, इलीगल, वॉइड और अल्ट्रा वायरस, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। इलीगल तो आपको पता ही है कि
एजेंट कोई इलीगल काम करके आ गया, किसी का मर्डर करके आ गया, प्रिंसिपल ठीक है मैं देख लूं, ऐसा नहीं होता। वॉइड मतलब ऐसी चीज जो लॉ में ही यूजलेस है, माइनर के साथ एग्रीमेंट करके आ गया, सही है। अल्ट्रा वायरस सुन लो बेटे मेरे, वैसे तो जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो अल्ट्रा वायरस आपको तगड़ा वाला वहां समझाऊंगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, वायरस मींस द पावर। एक कंपनी होती है, एक कंपनी जब बिजनेस करती है तो बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से लाती है? अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से, प्राइवेट कंपनी है तो अपने आसपास के प्राइवेट लोगों से लेती है, पैसा नहीं लेती? तो कंपनी बिजनेस करने के लिए पैसा उन लोगों से लेती है। तो जब वो लोग कंपनी को पैसा देते होंगे तो क्या वो लोग कंपनी से पूछते नहीं होंगे आप लोग इस पैसे का करोगे क्या? तो हर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट बताती है पैसा लेने से पहले। जैसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा से पैसे मांगते हो, बताओ ऑब्जेक्ट बताते हो या नहीं? 10-20 रुपए मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो आपने मांगे पापा 10,000 दो, पापा ऐसे दे ले बेटे जा, है बोला बताओ दिए कभी ऐसे? पहला प्रश्न क्या होता है? बेटे क्यों चाहिए, क्या हो गया? तरीके से कुछ तो पेलते हैं, अरे 10 मांगता है, बार क्यों चाहिए? कुछ पापा होते सीधा बोलते नहीं है। कुछ पापा थोड़े समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि बेटे आ जा, अच्छा ले ले बैठ जा, क्या क्या हो गया, फीस वीस भरनी है? नहीं पापा वो जुआ में हार गया। तो वो फिर बाद में मारते हैं। तो पापाओं की भी कैटेगरीज है अलग अलग, लेकिन किसी भी तरीके से आप पैसे मांगोगे तो पापा आपसे पूछेंगे। तो आपने 10,000 रुपए जिस काम के लिए लिए उसी काम में लगाओगे या किसी और काम में? मान लो आपके सभी सभी यहाँ पर फीस सबमिट करते हो, कर दी होगी सबने, तो आप सभी को आपके मम्मी पापा ने पैसे दे दिए होंगे कि ले बेटे फीस दे देना, आप सभी पे भरोसा है मम्मी पापा को, एक आधे पे नहीं होता तो वो खुद ही आ जाते हैं देने के लिए। तो आप सभी ने यहाँ पैसे जमा कराए, कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटी तो नहीं करी ना उस पैसों की, मतलब आपने विद इन द पावर काम किया, विद इन द ऑब्जेक्ट काम किया। ऐसी अब मान लो आप फीस लेकर आते और वो पैसे जो है आप मान लो आपके पापा ने 25,000 रुपए दे दिए फीस के, अब आपने क्या करा 25,000 रुपए में सुबह की एक गोवा की टिकट कराई, 6,000 की जाने की, शाम की 6,000 आने की, 12,000 हो गए, और बाकी कितने बचे? 13,000 रुपए आप गोवा में मस्त बीच पे जाके उड़ा उड़ू के शाम की फ्लाइट पकड़ के आ गए, पापा आज एक्स्ट्रा क्लास थी, ठीक है। पापा को 4 बजे कॉल आ ही चुका है कि औलाद आपकी आई नहीं है पढ़ने के लिए। तो इमेजिन करो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ में, वो तुम इमेजिन कर लो बस। तो इसको कहते हैं बियॉन्ड द पावर, अल्ट्रा वायरस। तो यानी कि एजेंट को मैंने बोला चावल लाने को और वो रेड लेवल की बोतल ले आया। तो ये बियॉन्ड द पावर काम किया उसने। ऑल वेल, चलो अगली बात करते हैं। अब टॉपिक है मेरा, टॉपिक का नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बेटे बताओ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब? यस, अब ने किसी को भी अपनी अथॉरिटी क्या कर देना, डेलीगेट कर देना, पास ऑन कर देना। तो सुनना, जनरल कंसेप्ट ये कहता है, एज ए जनरल रूल एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज ओन। जैसे मैंने आपको कोई काम दिया, आप किसी और को दे दे लो। जैसे घर में 4 औलादें होती हैं, तो मम्मी कहती है सबसे बड़े वाले से, बेटे वो उठा के रख दियो बाल्टी, बड़ा वाला छोटे, ओए उठा के रख बाल्टी, वो उससे, ओए उठा के रख बाल्टी, वो उससे, ओए उठा के रख बाल्टी, छोटा वाला मम्मी के पास, मम्मी बाल्टी उठा के रख। मम्मी के हाथ में फिर थापी या जो भी चीज होती है। पहले के जमाने में थापी से बड़ी कुटाई होती, पहले कपड़े थापी से धोते थे। ये तो आजकल ये आ गए चोंचले खामखा की, वाइपर डाइपर नहीं, वॉशिंग मशीन। पहले कपड़े कैसे धुलते थे? थापी से, एक चौक बना देते थे सीमेंट का भारी सा,
कपड़ों को पानी में होते थे, साबुन सरफ लगा के उसके बाद कपड़े लगा दे धनाधन, सारे कपड़े ओके कर देते थे। और आजकल उसी थापी की जगह किसने ले ली? वॉशिंग मशीन। अच्छा, पहले एक आपको एक चीज पता है, पहले की जो महिलाएं थी वो बड़ी स्वस्थ रहती थी। जो माताएं हैं घरों की, बहुत स्वस्थ थी। स्वस्थ इन द सेंस ज्यादा तकलीफें बॉडी की नहीं होती थी। और अब पिछले 12-15 साल से आप देखना कि जो माताएं हैं उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती है, प्रॉब्लम में रहती है, ब्लड प्रेशर, शुगर और भी जो भी अलग अलग, स्लिप डिस्क, एक ये बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। क्यों? कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन। पहले वो पिसाई होती थी, उस पे चटनी पीसते थे ना सिलबट्टे पे, भाई बॉडी चलती है। और अब पहले चल आटा जो मथने के लिए भी हाथों की वो होती थी, आजकल उसकी मशीन है। आटा डालो, पानी डालो, बटन दबा दो, वो अपने आप गूंद के बाहर दे देगा। फिर बेलने के लिए भी होता था ना, आजकल बेलने की मशीन है, उसमें ऐसे डालो वो अपने आप निकाल देती। इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने की शिकायत आने लगी है कि क्या ही बताएं। अब तो कपड़े भी नहीं सुखाते, ड्रायर है ना, ड्रायर होता है ना वॉशिंग मशीन में। बहुत ही गड़बड़ है, इतना कंफर्ट जोन नहीं लेना कभी भी। ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत बुरा हाल कर रही है। अच्छा, ये सब कर लो कोई बात नहीं, लेकिन फिर सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके थोड़ा योगा वोगा कर लो, वो भी नहीं जाती हमारे। इसलिए भारत में जो स्वास्थ्य है माताओं का वो बहुत बुरा होता जा रहा है। जो मेल्स है वो तो मेजरली बाहर जाके क्या कर लेते हैं काम। वर्किंग वुमेन की बात नहीं कर रहा मैं हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ, होम मेकर्स। चलो, तो अब आ जाओ कि मैंने आपको काम दिया तो आप उस काम को आगे पास ऑन नहीं कर सकते। ये जनरल रूल है। देखो जनरल कंसेप्ट क्या कहता है, एज ए जनरल रूल एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज ओन अथॉरिटी। एक जनरल रूल है, एजेंट अपनी खुद की अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता। ऑल वेल, एंड दिस रूल इज बेस्ड अपॉन द लैटिन प्रोवर्ब डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। सर ये तो मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, इतने मुश्किल वर्ड मत बताया। Which means a person to whom authority has been delegated cannot delegate further। मैंने आपको दिया है तो आप ही को करना है। लेकिन यार कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अकेले कर ही नहीं सकते। आपको किसकी जरूरत होती है? किसी की मदद की जरूरत होती है। तो यहां पर एक कंसेप्ट आएगा सब एजेंट, और एक और आएगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, दोनों अलग है। तो एक्सेप्शंस की बात करते हैं। हाउ एवर इन फॉलोइंग केसेस एन एजेंट कैन डेलीगेट, मतलब इन केसेस में, ये जो यहाँ पर केसेस नजर आ रहे हैं आपके 1 2 3 4, इन चार के चार केसेस में एजेंट जो है वो वर्क को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है। ऑल वेल, तो सबसे पहला कहता है वर्क नॉट बेस्ड अपॉन हिज पर्सनल स्किल एंड नॉलेज। बताओ कोई वर्क पर्सनल स्किल पे अगर बेस नहीं है तो डेलीगेट कर सकते हैं या नहीं? कोई भी कर लो। कोई सामान देकर आना था, मोटरसाइकिल से 100 किलो चावल का एक कट्टा था, वो देकर आना था। तो वो मैं नहीं देकर आ रहा, कोई और जा रहा था उसी जगह पर, मैंने उसको दे दिया। बताओ क्या गलती करी? वो चावल पका के खा लेगा रास्ते में, सही है। दूसरा, डेलीगेशन विद द कंसेंट ऑफ, हाँ प्रिंसिपल से पूछ लो कि सर जी वो थोड़ा वहां जा रहा है, उसको भेज दो। प्रिंसिपल को तो अपना काम चाहिए, बोलेगा हाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। When delegation is allowed as per the standard business practice or as per custom। स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है, यहां पर ये ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला पर्सन आगे से काम करवाएगा। ठीक है, कई बिजनेस में ऐसा होता है कि हम काम ले लेते हैं और खुद नहीं करते, वो किससे करवाते हैं? When the work is in such volume which cannot be performed by agent himself। तो वर्क जो है, वर्कलोड इतना बड़ा वॉल्यूम में है कि वो काम अकेले एजेंट खुद परफॉर्म कर ही नहीं सकता।
तो ये 4 सिचुएशन है। पहली बात क्या, वर्क जो है वो पर्सनल स्किल पे बेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, डेलीगेशन विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, डेलीगेशन आप प्रिंसिपल की कंसेंट से करो। तीसरा, व्हेन डेलीगेशन इज अलाउड एज पर स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस और व्हेन द वर्क इज इन सच वॉल्यूम व्हिच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एजेंट हिमसेल्फ। होपफुली आपको समझ में आ गया है। हाँ बिल्कुल, काम तो आपको दिया है ना मैंने, ठीक है। अब देखो जी, टॉपिक आया सब एजेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। सब एजेंट, सब एजेंट मतलब क्या होता है, एजेंट का एजेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं, देखो एग्जांपल है, प्रिंसिपल ने ए से कॉन्ट्रैक्ट बनाया फर्स्ट एजेंसी, और इस ए ने बी से बना दिया सेकंड एजेंसी। तो ये जो बी है वो सब एजेंट है किसका, आया समझ में। कहता सब एजेंट इज एजेंट ऑफ एजेंट। इन बिटवीन सब एजेंट एंड एजेंट देयर इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यानी कि देखो पी और ए के बीच में एक फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बना और ए और बी के बीच में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट, ऑल वेल। अब देखो जी, इफेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, सब एजेंट को अपॉइंट करने का इफेक्ट क्या होता है। व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज प्रॉपर, मतलब कि जब अच्छे तरीके से प्रॉपरली सब एजेंट को अपॉइंट किया। तो कब कर सकते हैं सब एजेंट को अपॉइंट, जब काम का वॉल्यूम इतना हो कि वो खुद अकेले एजेंट ना कर पाए। दूसरा, जब वो प्रिंसिपल की कंसेंट ले ले, जब कुछ स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है और पर्सनल स्किल पे डिपेंड। तो कह रहा है व्हेन एजेंट अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज प्रॉपर, कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज प्रॉपर ओनली व्हेन डेलीगेशन इज पॉसिबल, अलाउड या परमिशन। Here the principal will be liable for the work of sub agent। लेकिन मान लो काम पर्सनल स्किल पे बेस्ड था और फिर भी वो काम उसने आगे पास ऑन कर दिया। काम किस पे बेस्ड था और फिर भी वो काम उसने आगे पास ऑन कर दिया। तो व्हेन सब एजेंट इज अपॉइंटमेंट इज इम्प्रॉपर, कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज इम्प्रॉपर ओनली व्हेन डेलीगेशन इज नॉट अलाउड बाय एन। तो हियर द प्रिंसिपल will not be liable for the work of sub agent but the agent will be। प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, कौन लाइबल होगा, एजेंट लाइबल। आगे समझ में। तो ऊपर वाले 4 जो पॉइंट हैं, अगर उनके अकॉर्डिंगली आप काम नहीं करोगे तो फिर लाइबल कौन होता है, एजेंट विल। होपफुली समझ में आ रहा होगा। यहां पर अभी नोट्स में इतना है, अभी काफी सारी चीजें हैं जो हमें आईसीआई के मटेरियल से भी पढ़नी। इसमें एक पार्ट और था नोट्स का, वो जो तो गुम, वो डॉक्यूमेंट मेरे सारे उड़ गए थे ना, उसमें भी एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वाला भी है। बट नो प्रॉब्लम, हम आईसीआई के मटेरियल से देखेंगे। अब आईसीआई खोल लो, सबके सब आ जाओ क्लास के अंदर। तो यूनिट नंबर 9 एजेंसी। सबसे पहले हमें देखो यहाँ क्या क्या पढ़ना है। एजेंसी का मतलब, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, सब एजेंट, रेटिफिकेशन, रिवोकेशन ये पढ़ाऊंगा, ड्यूटीज राइट्स ये भी पढ़ाऊंगा, और इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन। तो मान लो कि ये वाला यूनिट हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो आईसीआई के मटेरियल से कर रहे हैं, ठीक है। कर दें स्टार्ट। तो कहता है व्हाट इज एजेंसी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एजेंसी का शब्द डिफाइन नहीं किया है। मान लो क्वेश्चन में आ जाओ और आप ये लिख कर आ जाओ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी, आपका एग्जामिनर सुपर इंप्रेस हो जाएगा, भाई इस बंदे को
प्रॉपरली नॉलेज है। नहीं तो कुछ बच्चे डायरेक्टली लिख देते एजेंसी मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड, तो फिर वहां एक गड़बड़ है। देखो मेंटोस स्टूडेंट जो होता है ना वो यही कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करता है जिससे वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो देखो कह रहा है एजेंट मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड। द प्रिंसिपल मीन्स ए पर्सन फॉर whom such act is done or who is so represented। तो एजेंसी का टेस्ट क्या होता है? तो वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द, मतलब प्रिंसिपल को मैं बाइंड कर रहा हूं, आंसरेबल कौन होगा? मैं काम कर रहा हूं, आंसरेबल कौन होगा? प्रिंसिपल। एंड वेदर ही कैन एस्टेब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड। प्रिविटी याद है, जहां स्ट्रेंजर लीगल एक्शन ले सकता है। तो देखो मैं थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर थर्ड पार्टी कोई दिक्कत करेगी तो उस पर लीगल एक्शन कौन लेगा? प्रिंसिपल लेगा। एक्सेप्शंस ऑफ द प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट याद है सबको? तो इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन यस, देन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ। Agency is the comprehensive word used to describe the relationship between one person and another, where the first mentioned person bring the second mentioned person into legal relation with other। All well? इसका भी एक लैटिन वर्ड है, qui facit per alium facit per se। He who act through an agent is himself acting। ये बड़ा अच्छा लाइन। एक बंदा जो एजेंट के थ्रू काम हो रहा है, मतलब मान लो कि वो एजेंट नहीं कर रहा, वो मैं कर रहा हूं। मतलब मेरे लिए मेरे ब्याह पर कोई आपके पास आया ना, तो वो नहीं आया, आप ये समझ लेना मैं आया। जैसे कोई प्रधानमंत्री का लेटर लेकर मेरे पास आए, तो वो समझ लो खुद प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को दिया, मुझे अकॉर्डिंगली आंसरेबल वैसे होना। ऑल वेल। अब कहते हैं अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। सबसे पहली बात, एजेंट हो सकता है माइनर और फाउंड। ये हमने पहले ही मेरे नोट्स में कर लिया था। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, सबसे पहला अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये तो हमने कर दिया। एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों ओके। तो देखो जी, इम्प्लाइड का एग्जांपल, ए owns a shop in Seelampur, living himself in Kolkata and visiting the shop occasionally। The shop is managed by B and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of the shop and of paying for them out of A's fund with A's knowledge। B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of his, है ना जी? मेरी दुकान है वो सीलमपुर में, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, सीलमपुर में ओकेजनली आता हूँ। तो जो मेरी दुकान पे बंदा बैठा है बी, वो सारे ऑर्डर आगे सी से लेता है। किससे लेता है? सी से ऑर्डर लेता है। तो मैंने बी को इम्प्लाइडली एक अथॉरिटी दे रखी है कि भाई तू जिस मर्जी से सामान ले ले, कोई टेंशन नहीं है। अब है इम्प्लाइड एजेंसी में, एजेंसी बाय स्टॉपेल पढ़ा दिया जी, एजेंसी बाय नेसेसिटी पढ़ा दिया, ऑपरेशन ऑफ लॉ आज ही पढ़ाया है, और राइट ऑफ पर्सन हैज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, दिस इज इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन ओके, लेकिन रेटिफिकेशन कैसे हो सकती है? एक्सप्रेस और नॉलेज होना बहुत, होल ट्रांजेक्शन रेटिफाइड होगा, आधा आधा नहीं होगा। रेटिफिकेशन थर्ड पार्टी को इंजर नहीं कर रहा हो। रेटिफिकेशन हमेशा रीजनेबल टाइम होगा, और ये बात रेटिफिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना है, और जिस भी एक्ट को रेटिफाइड करेंगे वो वैलिड होना चाहिए, मतलब इलीगल, वॉइड और अल्ट्रा वायरस। ऑल वेल। अब है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। अब हम यहां से प्रॉपरली डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं।
अभी तक तो हमने पूरा पढ़ लिया था, अब आ रहे हैं क्लास में। द एजेंट अथॉरिटी इज गवर्न बाय टू प्रिंसिपल, दैट इज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड इन इमरजेंसी। एक एजेंट जो है वो इमरजेंसी में कोई भी एक्टिविटी कर सकता है जो उस प्रिंसिपल के लिए बेनिफिशियल, प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए बेनिफिशियल। तो ये कह रहा है ए पॉइंट, एजेंट्स अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग व्हिच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। मतलब एजेंट हर वो एक्टिविटी करेगा जो जरूरी होती है उस एक्ट को करने के। An agent having an authority to carry on business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business. Example: A is employed by B residing in London to recover at Mumbai a debt due to B. A may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering the debt and may give a valid discharge for the same. किससे पैसे रिकवर करने, तो एजेंट उससे रिकवर करने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है, लीगल स्टेप, और उस स्टेप की भरपाई भी वो प्रिंसिपल से ही लेगा कि जी इतना खर्चा हो गया। समझ गए? ए कॉन्स्टिट्यूट बी एज हिज एजेंट टू कैरी ऑन इन बिजनेस ऑफ शिप बिल्डर। बी मे परचेज टिम्बर एंड अदर मटेरियल एंड हायर वर्कमैन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द। लीगल है या नहीं? अब इमरजेंसी में देखो क्या कर सकता है। इमरजेंसी में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, इमरजेंसी में एग्जांपल दिया था क्या, वो पेरिशेबल वाला। और एक चीज और, इमरजेंसी में वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सामने वाले से, तो कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन इमरजेंसी फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये इंपॉर्टेंट है। Agent should not be in a position or have any opportunity to communicate with his principal within the time. उसके पास समय नहीं था वो कि वो प्रिंसिपल से क्या कर सकता, बात कर सकता। There should have been actual and definite commercial necessity for the agent to act promptly. जैसे पेरिशेबल मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि वो इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत थी एजेंट को। मान लो वहीं गेहूं रखा होता तो रखे रहने दे, धूप में क्या दिक्कत है, गेहूं तो और अच्छा होता है धूप में रखने में। आया समझ में? द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द, उसने बिलीव पे काम किया, बोनाफाइडे काम किया। द एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिसेबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टेंस। जो एजेंट है उसने सारे रीजनेबल और प्रैक्टिसेबल कोर्स जो है वो अडॉप्ट किए। एंड the agent must have been in possession of the goods belonging to his principal and which are subject to all well जी। तो एग्जाम्पल है, an agent who has authority for sale of goods may repair it if necessary. A consign perishable goods to be at Srinagar with directions to send them immediately to sea at Tamil Nadu। क्या है ये? तमिलनाडु होगा। We may sell the goods if they begin to perish before reaching the destination। पे पहुंचने से पहले गुड्स क्या हो गया, पेरिशेबल। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब बात करते हैं सब एजेंट की। सब एजेंट में एक एजेंट कब डेलीगेट नहीं कर सकता, बताओ? जब पर्सनल स्किल पे बेस्ड हो। तो एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट विच हैज एक्सप्रेसली इम्प्लाइड अंडरटेकन टू परफॉर्म, बढ़ गया पर्सनली, अनलेस बाय द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड। तो कस्टम होता है तो करते हैं ना, या एजेंसी का नेचर ही ऐसा है, मतलब वर्क बहुत काम बड़ा है। तो सब एजेंट कौन होता है? सब एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। तो जनरल कंसेप्ट है, कोई भी एजेंट किसी दूसरे बंदे को काम
इसको कहते हैं डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, याद है नोट्स में लिखवाया था। तो देखो प्रिंसिपल ने इसको अपॉइंट किया और इसने, लेकिन एजेंट कब अपॉइंट कर सकता है सब एजेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा चुका हूं। द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट वुड बी वैलिड इफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड इट। समटाइम कस्टम ऑफ द ट्रेड की वजह से होता है, ठीक है। चलो अब ये अगला पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। जब सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया, प्रॉपरली मतलब प्रिंसिपल की नॉलेज से किया, और या फर्म में कस्टम था या स्टैंडर्ड बिजनेस साइकिल थी या वर्कलोड इतना बड़ा था कि अकेले, मतलब कि प्रॉपर अंडर प्रिंसिपल की नॉलेज सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है, ऑल वेल। तो ऐसे में प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द, तो सब एजेंट के एक्ट के लिए कौन लाइबल होगा, क्योंकि उसको प्रॉपरली अपॉइंट। एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, सब एजेंट के लिए एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ, जैसे कि मेरे को प्रिंसिपल ने काम दिया और मैंने आगे किसी को दे दिया, तो फिर आगे वाले की सारी एक्टिविटी के लिए कौन लाइबल होने वाला है, मैं ही होऊंगा ना, मैंने अपॉइंट किया ना उसको। एंड सब एजेंट्स लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल, तो द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल। तो सब एजेंट किसके लिए लाइबल होगा, अपने एजेंट के लिए, मेन एजेंट के लिए, प्रिंसिपल के लिए लाइबल। देखो क्या कह रहा है, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट, सब एजेंट को अपॉइंट किसने किया, तो उसको क्या मतलब प्रिंसिपल, ऑल वेल, बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल। अगर फ्रॉड कर रहा है, मतलब मैं अथॉरिटी में काम किया, मैं अथॉरिटी में अपॉइंटमेंट है, विद इन अथॉरिटी विद द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, और सब एजेंट इलीगल काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल पागल थोड़ी है, प्रिंसिपल उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अगला है एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। तो अब यहां पर प्रिंसिपल किसी भी चीज के लिए लाइबल, वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू हैज अपॉइंटेड अ पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट, तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए, हर एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द, क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, इसका मतलब बताओ, द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अभी बता रहा हूं दो पे, द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल, ही इज आंसरेबल ओनली टू द, यहां बताओ दूसरा, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, बताओ सब एजेंट किसके बिहाफ पर काम कर रहा है, और एजेंट को किसने अपॉइंट किया है, तो थर्ड पार्टी के लिए फिर वहां पर कौन लाइबल होगा, प्रिंसिपल किससे निपटेगा फिर बाद में, समझ गए सब। देखो एग्जांपल है, अ करियर एग्री टू कैरी 60 बैग्स ऑफ कॉटन वेस्ट फ्रॉम मोरबी टू भावनगर बाय ए ट्रक, गुजरात में जगह है। ए आस्क बी अनदर कैरियर टू कैरी द गुड्स, द गुड्स वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, held A was liable even though it was proved that B was the, समझ गए, प्रिंसिपल लाइबल यहां पर हो रहा है, डन है जी, ऑल वेल। अब आ गया जी सब्स्टिट्यूट एजेंट। बेटे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह पर दूसरा, अच्छा सब मतलब एक के नीचे दूसरा, और सब्स्टिट्यूट मतलब अगर एक नहीं कर पा रहा तो दूसरा, तो बताओ डिफरेंस आया नहीं,
तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में यहां बात कर रहा है। Substituted agent is a person appointed by the agent to act for the principal. Substituted agent is a person appointed by the agent to act for the principal. मतलब वो अब जा रहा है और अपनी जगह पर किसको ला रहा है? दूसरे एजेंट को, जो कि substituted. In the business of agency, with the knowledge and consent of the principal, substituted agent are not sub agent, they are agent of the। देखो सब एजेंट कौन होता है? एजेंट का एजेंट। मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं नोट। देखो सब में क्या था? प्रिंसिपल ने एजेंट 1 को अपॉइंट करा और एजेंट 1 ने किसको करा? सब एजेंट। तो ये वाला बंदा किसका एजेंट है? अब देखो प्रिंसिपल ने A1 को अपॉइंट करा, A1 कह रहा है मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब हो गई या मैं पॉसिबल नहीं है, तो ये अब हट रहा है, ये अपनी जगह पे किसको ले आया? तो अब प्रिंसिपल के लिए A2 हो गया। बताओ डिफरेंस आया समझ में? पेपर में इसका डिफरेंस एग्जाम में आता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंट्स। तो कहता है वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट, where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly, such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as he is entrusted to him. All well? देखो यहाँ क्या हुआ? A direct B his solicitor। solicitor कौन होते हैं? लॉयर्स वगैरह नहीं होते। to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose। तो बी ने बोला, नाम दिया सी को, सी का, कि भाई सी आपकी सेल करेगा। तो यहां सी सब एजेंट नहीं है, बल्कि सी किसका एजेंट हो गया? ए ने बी को बोला, बी ने रेकमेंड किया किसका नाम? ऑल वेल। 21वां एजेंट पॉइंट देखो, ए ऑथोराइज बी अ मर्चेंट इन कोलकाता to recover the money due to A from C in company। तो B ने ये काम किसको दे दिया? D को। बोला A ने कलकत्ता में B को बोला कि CN कंपनी से पैसे लेने, तो B ने बोला ये काम ना D को दे दो, D जो है वो तगड़ा बंदा है, वो पावरफुल है, वो पैसा निकाल लेगा। तो अब D सीधा किसका एजेंट हो गया? ऑल वेल। तो कहता है एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, कहता है इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रेशन एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस। मतलब कि मैंने आपको एजेंट बनाया और आप मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूट एजेंट ढूंढ रहे हो, तो आप ऑर्डिनरी अपने लिए जैसा बंदा ढूंढते ना वैसे ही मेरे लिए ढूंढना। नहीं समझे? देखो पी ने डी को बोला कि भाई मुझे ये काम करने के लिए, मतलब मुझे इसको बेचने के लिए वो चाहिए ऑक्शनीर। तो डी ने एक ऑक्शनीर ढूंढा मिस्टर बी नाम का। तो डी ने ढूंढा किसके लिए? तो डी अगर अपने लिए ढूंढता तो कैसा ढूंढता? अच्छा, वैसे ही इसने इसके लिए ढूंढा। इस लाइन का ये मतलब एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। तो एजेंट की ड्यूटी ये है कि वो अपने लिए जो एक्टिविटी ऑर्डिनरी प्रूडेंस में करता वही एक्टिविटी किसके लिए कर रहा है? जैसे ये एग्जांपल है, ए ने बी को इंस्ट्रक्ट किया, एक मर्चेंट, ये व्यापारी है, टू बाय अ शिप फॉर हिम। ए ने बी को बोला भाई मेरे लिए एक शिप खरीद के लाओ। तो बी अब वैसा शिप लाएगा जैसे वो अपने लिए खरीदता। बी एम्प्लॉय अ शिप सर्वेयर फॉर गुड रेपुटेशन टू चूज अ शिप फॉर ए। तो बी ने एक गुड रेपुटेशन का बंदा लाया, तो द सर्वेयर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली and the ship turn out to be unseaworthy and is lost, so B is not but surveyor is responsible to it।
तो यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर्वेयर। हाँ जी, यस, हाँ हाँ, मैं दोपहर को ले आऊंगा, दोपहर तक कर ले एडजस्ट। 10:30 हो रहे हैं। एक काम, मैं 1:30 बजे आऊंगा ना, मैं 1:30 बजे पहले घर पे आके दे जाऊंगा, फिर जाऊंगा क्लास में। ठीक है, क्योंकि मैं अभी क्लास चल रही है। कोई नहीं, मैं ले आऊंगा। ओके, चल बेटे। A consign goods to be a merchant for sale. B in due course employ an auctioneer in good credit to sell the goods of A and allow the। अच्छा, ऊपर वाला एग्जांपल समझ में आया? उसने जेन्युइन बंदा ढूंढा था सब्स्टिट्यूट में, अब जेन्युइन ने गलती करी तो यहाँ पर वो वाला एजेंट लाइबल। कौन सा एजेंट? जिसने ढूंढा था। ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप पढ़ लेना। तो बेटे समझ में आ गया सब्स्टिट्यूटेड। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या? सब और सब्स्टिट्यूट। देखो, सब एजेंट अपना वर्क और कंट्रोल एजेंट के अंडर में करता है, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे हो जाता है? प्रिंसिपल के साथ। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एजेंट, नॉट ओनली अपॉइंट ए सब एजेंट बट ऑल्सो डेलीगेट टू हिम पार्ट ऑफ हिज ओन। लेकिन यहां डेलीगेशन अलाउड, सब्स्टिट्यूटेड में डेलीगेशन नहीं होता। सब्स्टिट्यूट भाई तेरा काम है, अपने आप कर। सब एजेंट, देर इज नो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, बट प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट यहां पर होता है। मतलब कि प्रिंसिपल डायरेक्ट एजेंट पे ही केस कर सकता है, सब्स्टिट्यूटेड पे। ऑल वेल, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट अलोन एंड नॉट जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल पे, ओरिजिनल एजेंट पे नहीं होगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट डील किससे हो रहा है? द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ, द एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ। मतलब सब्स्टिट्यूट ने कोई गड़बड़ की ना, जैसे ऊपर वाला वो जो शिप लेने गया था, तो शिप गलत लिया सब्स्टिट्यूटेड वाले ने, तो मेन एजेंट को लाइबल नहीं ठहराया गया। बट यहाँ सब एजेंट गड़बड़ करेगा तो एजेंट भी लाइबल होगा। ऑल वेल जी, ठीक है, ये वाले पॉइंट है, इसको आप पढ़ना। अब आ जाओ जी, मेन पॉइंट्स बड़े सिंपल। क्लियर है? स्टार्ट करें। कह रहा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। एजेंट की क्या ऑब्लिगेशन और क्या ड्यूटी होती है? सबसे पहला ड्यूटी है ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम। मतलब ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम, मतलब परंपरा है जो चली आ रही है वही चलाए। कुछ आ रहा है समझ में? मतलब एजेंट यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, कोई नया तिकड़म लेकर आ गया कि फैशन चल रहा है। मम्मा फैशन है, फैशन देख रहे हो? रणवीर सिंह कपड़े पहनने छोड़ दिए उसने, और उसके कपड़े देखते हो तुम जब वो पहनता है। रणवीर और दीपिका की बहुत लेट शादी हुई थी, उनका अफेयर 2012-11 से चल रहा था, शायद 2018 में शादी हुई। पता है आपको? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, यस। तो इतनी लेट शादी की हुई, अफेयर चलते हुए इतने साल हो गए। एक्चुअली दीपिका रणवीर सिंह को ये मनाने में लगी हुई थी कि शादी में तू लहंगा नहीं पहनेगा, लहंगा तो मैं ही पहनूंगी। नहीं आया समझ? आजकल का फैशन जो है इतना डेंजर हो चुका है, तो यहाँ ये एजेंट जो है ना अपना फैशन नहीं लाएगा, ये बोलेगा भाई जो प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दी है वही मैं फॉलो करूंगा। और कस्टम, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211 एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द business of his principal according to the direction given by the
और इन द एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टम, अगर डायरेक्शन नहीं है तो बिजनेस में जो भी कस्टम है उसके हिसाब से काम करना, फालतू का काम। एग्जाम्पल, ए एन एजेंट इज एंगेज फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ बी in which it is a custom to invest money at hand for interest. Invest करें तो interest. If A omit to make such investment, he must indemnify B for the, मतलब उसने बिना इंटरेस्ट के पैसे दे दिए किसी को तो वो खुद अपनी जेब से पैसे देगा, क्योंकि परंपरा हमारे यहाँ क्या है, ब्याज पे ही पैसे दिए। अगला, बी ए ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट। ये एक ब्रोकर है जिसके बिजनेस है, परंपरा है ही नहीं उधारी बेचने की, सीधा बताया हुआ भाई हमारे यहाँ उधारी नहीं बिकती। Sells goods of A on credit to C. C before payment became insolvent. Then we will have to indemnify A for the, पहला हो गया। अच्छा, ड्यूटीज बड़ी आसान होती है हमेशा। दूसरी, ड्यूटी टू रीजनेबल केयर एंड, तो देखो एजेंट जो है रीजनेबल डिलीजेंस में अपनी स्किल जो भी है वो लगाकर जो है उसकी ड्यूटी है वो केयर करेगा। ये थोड़ी मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, जैसे वही लैपटॉप वाला याद करो, मैंने आपको लैपटॉप दिया, आप सुदर्शन चक्र बना बना के लैपटॉप लेकर जा रहे हो, पागल हो, तुम्हारी ड्यूटी है तुम रीजनेबल केयर तो करो। हाँ, लैपटॉप तुम बैग में रखो, अच्छे से जा रहे हो, जब आपने बैग निकाला लैपटॉप तो स्क्रीन स्क्रैच हो गई, तो उसमें आपका कोई गलती, सही है, वरना आप उछालते उछालते लेकर जा रहे हो लैपटॉप, पागल हो। ठीक है, देखो लिखा है, ए अ मर्चेंट इन कोलकाता हैज एन एजेंट बी इन लंडन to whom a sum of money is paid on A's account with order to remit. A एक मर्चेंट है कलकत्ता में, उसका एजेंट है बी जो कि कहाँ है, लंदन में। to whom a sum of money is paid on A's account, ए के अकाउंट से पैसे रेमिट किए गए, बी ने वो पैसा रख लिया कंसिडरेबल टाइम के लिए, और ए इन कंसिक्वेंस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी बिकम इंसॉल्वेंट। अब बी के पास पैसा था, बी रेमिट करता ना वो पैसे, बी ने वो पैसा रेमिट नहीं किया जिसकी वजह से ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो बी इज लाइबल फॉर द मनी और इंटरेस्ट फ्रॉम द डे जिस दिन से उसने वो पैसा अपने पास रखा है, समझ गए, विद इंटरेस्ट। और क्योंकि लंदन में तो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होगा ना वो उसके लिए भी लाइबल वही होगा। एक और एग्जांपल, ए एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन, एजेंट को अथॉरिटी थी तो उधार बेच सकता है, उसने क्रेडिट पे बेचा विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरी एज टू सॉल्वेंसी ऑफ बी। अरे तुम उधार दे रहे हो तो सामने वाले की इंक्वायरी करो ना, ऐसी थोड़ी कोई भी आया उठा के दे दिए तो गए तुम्हारे पैसे फिर लुट जाएंगे। B at the time of such sale is insolvent, A must compensate its principal for the loss sustained by, यहां पर कौन लाइबल होगा, यहाँ प्रिंसिपल, और सॉरी ये ए बंदा लाइबल होगा क्योंकि इसने नेग्लिजेंटली काम किया, रीजनेबल केयर नहीं करी। अरे तू इंक्वायरी तो कर कम से कम। A an insurance broker employed by B to effect an insurance on ship omit to see that the usual clauses are inserted in the policy, the ship is afterward lost. In consequence of the omission, nothing can be recovered from underwriter. A is bound to make good to the loss to B. तो देखो इंश्योरेंस करवाया लेकिन जो यूजुअल क्लॉजेस थे ना पॉलिसी के वो नहीं देखे उसने, वो डालना भूल गया, तो लाइबल कौन होगा, सही है। तो ऐसे ये सारे एग्जांपल है। चलो अगला नंबर 3, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। मैं एजेंट हूं, सारा काम प्रिंसिपल के लिए कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल को सारे अकाउंट्स में टाइम टू टाइम रेंडर करूंगा या नहीं करूंगा, अकाउंट समझ गए ना। An agent is bound to render proper accounts to his principal on demand, जब भी प्रिंसिपल मांगे एजेंट उसको प्रॉपरली अकाउंट दिखाएगा, लो जी सर आपका पैसा यहाँ लग रहा है, यहाँ ये हुआ। Rendering accounts does not mean showing the accounts but the accounts supported by vouchers.
जैसे होता नहीं, ये खर्चा कहाँ हो गया, वो बोले कितना हुआ, मैंने कहा 10,000, कह रहा कहाँ हुआ, मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर वो बोलेगा ना कहाँ हुआ, तो मेरे पास उसका भी क्या होना चाहिए, मेरे पास बिल्स होने चाहिए, सारे सारे बिल्स, ऑफिसेज में सारे बिल्स चलते हैं, पता है आप लोगों को, सभी को। फिर फोर्थ पॉइंट कह रहा है एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द, it is the duty of an agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his, तो वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करेगा, ये उसकी क्या है, ड्यूटी। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, मैं एजेंट हूं ना, क्या कर रहा है, देखा ऊपर क्या खेल रहा है इसके साथ, 2x2 कर रहा था क्या, 214 करोड़ लाऊं। चलो, ड्यूटी नॉट टू डील विद हिज ओन अकाउंट, मतलब आप अपने अकाउंट से डील, मैं एजेंट हूं ना, तो मैं किसके नाम से डील कर रहा हूं, जैसे कहीं तुमने बैंक में पैसा डाला, तो वो लड़की बैठी होती है काउंटर पे या लड़का बैठा होता है, तो आपका पैसा वो अपने अकाउंट में डाले, कैसा लगेगा, आरे लाइन लगा के कोई 2 लाख लाया, सबमिट, जाओ, शाम तक आ जाएंगे, शाम तक 20-25 लाख इकट्ठे करे। हरे कृष्णा भाई, हाँ रात को ही खड़ी कर दी, हाँ थोड़ी सी आगे है, 1 मिनट होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर। हाँ भाई, अरे थोड़ी सी आ जाओ, सॉरी अर्जेंट कॉल। चलो जी, तो कह रहा है ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब अपने अकाउंट से तुम डील नहीं करोगे, तुम्हारी ड्यूटी है तुम अपने नाम से कुछ मत करना। जैसे यहाँ एग्जांपल है, ए डायरेक्ट बी टू सेल एज एस्टेट, ए ने बी को डायरेक्शन दी कि तुम मेरा प्रॉपर्टी बेचो, बी ने खुद खरीद लिया स्टेट अपने लिए इन द नेम ऑफ सी, नहीं समझे, बी को मनी मन वो प्रॉपर्टी पसंद थी और उसी को उसने बेचने के लिए बोल दिया, उसने अपने किसी चाचा के लड़के को बुलाया, इधर आ तेरे नाम पे ये प्लॉट ले रहा हूं। A on discovering that B has bought the estate for himself may cancel the sale if he can show that B has dishonestly concealed मतलब छुपाना any material fact or that the sale has been disadvantageous to him। तो देख क्या किया होगा बी ने कमीशन ले लिया होगा बेचने पे,
2 करोड़ का बिका, मान लो 2% की कमीशन ली 4 लाख की, और 2% की कमीशन बायर की तरफ से ली जाती, वो भी बच गए, वो तो क्योंकि घर पे आया, तो 8 लाख रुपए उसने वहीं बचा लिए। अब ए जो है बी ए के लिए काम करता है, तो ए को अच्छा ही लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे नौकर के पास है, ये भी समझ लो। एक एग्जांपल देता हूं, नाम नहीं लूंगा। एक ग्रेटर कैलाश में बहुत ही अमीर पर्सन है, तो क्या हुआ, उस अमीर पर्सन के बच्चे पढ़ते थे एक स्कूल में, ग्रेटर कैलाश में स्कूल है समरफील्ड, सुना है किसी ने? अच्छा स्कूल है, बहुत पॉश बच्चे पढ़ते हैं, अमीर लोगों के बच्चे आते हैं वहां। तो भाई क्या हुआ, वो जो पर्सन है उसके एम्प्लॉइज है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसका एक एम्प्लॉय मिठाई लेकर आया कि जी मिठाई खाइए, मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया है, एम्प्लॉय के बच्चे का। तो उसने कहा कौन से स्कूल में हो गया? कहता समर फील्ड में। उसके बापू उस बिजनेस पर्सन, वो तो मूड खराब हो गया अच्छा मेरे बच्चे अब इसके साथ पढ़ेंगे? तो उठा के उसने अपने 2 बच्चे थे उसके, दोनों का एडमिशन वहां से हटाया और फिर डीपीएस मथुरा रोड नहीं है, वहां करवाया। तो उसका बच्चा मेरे को बता गया, तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन इस वजह से मना कर दिया। नहीं समझे? किसी को ऐसा भी ऐसा लगता है कभी कभी, तो स्टेटस वाले पर्सन होते हैं उनको लग सकता है कि मेरा एम्प्लॉय का बच्चा और मेरे के साथ पढ़ेगा, है फर्क क्रिएट करेगा। नहीं समझे? आ जाओ। लेकिन ये चीज सही नहीं है वैसे, ह्यूमैनिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी या किसी से भी, बट ऐसे लोग हैं। पर्सनली मैं तो इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं करूंगा, अच्छा आई थिंक बहुत आप लोग भी नहीं करोगे, बट ऐसा हुआ है, जेन्युइनली हुआ है कि बच्चे ने मुझे खुद बताया गया, तो पापा ने उसी दिन हमारा एडमिशन गुस्से में आ गए, इतना गंदा स्कूल, और जबकि समरफील्ड काफी अच्छा स्कूल है। चलो, तो ये वाला एग्जांपल आपको देखने हैं। चलो, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। अब आप मेरे एजेंट हो, वैसे तो एजेंट ये करता ही करता है, लेकिन एजेंट कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। सीक्रेट मतलब छुपाकर, जैसे आप मेरे लिए काम कर रहे हो तो मैं आपको कमीशन दूंगा या नहीं? अब आप उस कमीशन के अलावा अलग से और सेटिंग कर रहे हो मेरे पैसों की। अगली ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। तो जनरल कंसेप्ट है ना जनरल कंसेप्ट क्या है कि आप डेलीगेट, हाँ डेलीगेट जब विद इन द अथॉरिटी हो, पूछ के करो या पॉसिबल नहीं, वो अलग बात। तो an agent cannot lawfully employ to perform act which he expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade a sub agent may, or from the nature of agency a sub agent may must be employed. All well. Agent's duty to pay sum received for principal. तो जो भी पैसा एजेंट को मिले प्रिंसिपल के लिए, वो अपना कमीशन लेकर बाकी पैसा किसको दे दे? And duty not to use any confidential information received in the course of agency against the, तू एजेंट है, तेरे को तो मेरे बारे में कई कॉन्फिडेंशियल बातें पता होगी, अब तू वही बात पब्लिक में बता रहा है। देखिए ना, चाय की टपरी में बात करते हैं, साला ये तो गरीब था, वो तो मैं जानता हूँ कैसे अमीर हुआ है। तू जानता है ना, तू चुप रहे, तू एजेंट है उसका। जैसे हमारे रॉ के एजेंट हमारे देश के बारे में पब्लिक में बोलते हैं, पाकिस्तान में चाय पीने जा रहे इधर, तेरे को पता है हम कैसे तुम्हारी ऐसी तैसी करते हैं, ये राज है, पता है तुझे कुछ? पाकिस्तान रात ही को बम फोड़ेगा फिर, समझ रहे हो? तो ड्यूटी तो कितनी गिनवा दी मैंने लाइन से, तो कुछ अधिकार राइट्स भी। राइट्स ऑफ एन एजेंट, राइट नंबर 1, राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। तो अधिकार है वो सारा पैसा अपने पास, देखो, दिस सेक्शन एम्पावर द एजेंट टू रिटेन आउट ऑफ एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल। तो वो अपना पैसा काट लेगा, जो भी मनी ड्यू है वो काट लेगा।
जैसे 1 करोड़ मुझे एजेंट के पास आया तो मैं आगे प्रिंसिपल को कितने दूंगा, मान लो 2% का कमीशन है तो 98। इन कुछ मेरे एक्सपेंसेस हुए बिजनेस चलाने में तो वो मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा और तुमसे रिकवर करूंगा। और रेम्युनरेशन, ऑल वेल। अगला है राइट टू रेम्युनरेशन। भाई एजेंट डू कोई तुम्हारा भंडारा नहीं हो रहा है यहाँ पे। The agent in the normal course is entitled for remuneration as per the, in the absence of any agreed amount of remuneration, he is entitled for usual remuneration which is customary in the business. मान लो कोई फिक्स नहीं है तो जो भी परंपरागत यूजुअल है वो मैं आपसे क्या कर लूंगा, रिकवर करूंगा एज एजेंट। लेकिन मान लो हाउ एवर एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन। जो गिल्टी है वो एंटाइटल, ऑल वेल। एग्जाम्पल है A employ B to recover 1 lakh from C and invest it in security that give good return. B recover the amount and lays out 90,000 on good security but laid out 10,000 which he ought to provide poor return. यहाँ पर 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो देखो जी, तो सामने वाले पर्सन को 90,000 पे ही कमीशन मिलेगा 10,000 पे, क्योंकि मैंने आपको गुड रिटर्न वाले पे इन्वेस्ट करने को बोला था ना। आप कहाँ इन्वेस्ट कर आए, नहीं समझे। जैसे अभी म्यूचुअल फंड में एक क्वांट नाम का एक म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड रहा है, इसमें बहुत मेरे भी इन्वेस्टेड है उसमें पैसे। उस पर भी सेबी की कार्रवाई हुई है कुछ, जिसकी वजह से उसका नाम थोड़ा सा खराब हुआ। अब ये बात सबको पता है मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको मार्केट की नॉलेज भी तो चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अब मैं खुद तुम्हारे अपने प्रिंसिपल के 1 लाख रुपए वहीं इन्वेस्ट कर दूं, क्या ये सही है। अभी थोड़ा क्राइसिस है ना उस फंड में, अभी मेरे को शांत रहना। समझ में आ गया। अगला कहता है एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है जरा ये भी सुन लो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रारी an agent is entitled to retain the goods, papers and other property whether movable immovable of the principal received by him until the amount due to himself for commission वगैरह पेड हुआ नहीं तो। मतलब मेरे पास अपने प्रिंसिपल का कोई प्रॉपर्टी है तो जब तक मेरे को वो मेरा कमीशन नहीं दे देता तब तक मैं वो प्रॉपर्टी रिलीज, ऑल वेल, तब तक के लिए लियन कर लूंगा। लियन समझ में आता है ना, अपने पास रख लूंगा, रिटेन कर लूंगा, और जैसे ही आप मुझे दे दोगे मैं रिलीज कर दूंगा। समझ गए सब। राइट टू इंडेमनीफाई, इंडेमनिटी मतलब, तो देखो राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट, द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट ऑल कंसिक्वेंस ऑफ लॉफुल एक्ट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज, मतलब उसका कोई भी खर्चा हुआ ना एजेंट का तो वो सारा पैसा इंडेमनीफाई करेगा कौन, प्रिंसिपल। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली अपॉइंट बी फ्रॉम मुंबई एज एजेंट टू सेल हिज मर्चेंडीज। कोई सामान था ए का, उसने बी मुंबई से बी को अपॉइंट किया कि वो उसके सामान को क्या करे, सेल कर दे। एज ए रिजल्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर द मर्चेंडीज टू वेरियस पार्टी, बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया अलग अलग पार्टी से, बट ए फेल्स टू सेंड द मर्चेंडीज टू बी, लेकिन वो जो सामान है वो बी के पास ए पहुंचा नहीं पाया, उसकी वजह से बी के ऊपर केस हो गया, नहीं समझे। और बी को जो है वो अपनी जेब से एक्सपेंस करना पड़ा वो केस का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो अब वो पैसा जो है वो कौन देगा, ये देगा। नहीं आया समझ। देखो ए ने बी को एजेंट बनाया कि भाई मेरा गुड्स है, ये गुड्स को सेल करने के लिए ग्राहक पकड़ो, यहां तक ओके। ए दिल्ली में, बी मुंबई में। बी ने मान लो 3 अलग अलग लोगों से बात करी
और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी इस दिन आपके पास माल डिलीवर्ड कर दूंगा। ऑल वेल, कॉन्ट्रैक्ट बी और बाकी इन लोगों का हो गया और यहां से ए ने माल डिलीवर्ड और बी के ऊपर इन तीनों ने क्या कर दिया, केस कर दिया। तो बी का जो खर्चा हुआ है ना वो सारा का सारा इंडेमनिफिकेशन लेगा किससे। अब आ गया समझ। ऑल वेल जी। तो ये तो पहला है लॉफुल एक्ट। अगला है राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट डन इन, भाई कुछ काम मैंने गुड फेथ में किया है ना और मुझे नुकसान हुआ है, मैं एजेंट हूं, तो मैं प्रिंसिपल से वो पैसे लूंगा। कैसे, देखते हैं। Where the agent act in good faith on the instruction of principal, agent is entitled for indemnification of any loss or damage from the example है where P appoint A as his agent and direct him to sell certain goods which in fact turn out to be not those belonging to P। नहीं समझे? P ने A को एक गुड्स बेचने के लिए दिया और वो गुड्स P का था ही नहीं और A गुड फेथ में था। गुड फेथ मतलब भरोसे पे। और थर्ड पार्टी ने बाद में ए पे केस कर दिया क्योंकि वो गुड्स किसका था, थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी ने केस फाइल कर दिया ए के ऊपर। तो ए इज एंटाइटल फॉर रिएम्बर्समेंट एंड इंडेमनिफिकेशन फॉर सच एक्ट डन इन गुड। हाउएवर the agent cannot claim any reimbursement or indemnification for any loss etc arising out of act done by him in violation of any penal laws of the country। ये बताओ जरा। हाँ, एजेंट कोई भी रिएम्बर्समेंट नहीं ले सकता किसी भी ऐसे लॉस के लिए जो कंट्री के किसी पैनल लॉ के, पैनल लॉ मतलब आईपीसी, पनिशेबल वाला। ऑल वेल, वो एजेंट रिकवर। चलो, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू ए क्रिमिनल एक्ट। According to section 224 where one person employ another to do an act which is criminal, the employer is not liable to the agent either upon an express or implied promise to indemnify him against the consequence of that act। मतलब ए ने एम्प्लॉय करा बी को टू बीट सी। ए ने बी को अपने पास बुलाया किसको मारने के लिए, एंड एग्री टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट ऑल द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्ट। कह रहा है बाद में पकड़ा वकड़ा जाएगा तो मैं देख लूंगा। तो बी देयर अपॉन, बी ने जोश में ठोक दिया सी को। अब वो सी को डैमेज देना चाहता है। सी कह रहा है डैमेज दे भाई। तो ए इज नॉट लाइबल टू इंडेमनिफाई बी फॉर दोज, ए इसके लिए लाइबल। अगर ऐसे लाइबिलिटी होने लगे तो हर कोई मारे फिर जा जाके, किसी को मारे उससे फिर कॉम्प्रोमाइज करे 20 लाख का, आगे 40 लाख बताए, ऐसे तो हो गया काम। आ गया समझ। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट देखो, राइट टू कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी कॉज बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। अगर प्रिंसिपल के किसी नेग्लेक्ट की वजह से कोई इंजरी पहुंच जाती है तो फिर वो भी अधिकार है उससे रिकवर करना। ऑल वेल, ये हमारा हुआ राइट्स ऑफ एजेंट। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। एक बार बताओ, एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किसके सामने करता है? कल को कोई गड़बड़ होगी तो लाइबल किसके लिए होगा? एजेंट ने, यहां पर क्या हुआ, एजेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी से वो किसके लिए किया है? और कल को थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी किसके पास जाएगी और प्रिंसिपल किसके लिए लाइबल होगा? आ गया समझ। जैसे एग्जांपल देता हूं, हम लोग टाटा की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो गाड़ी खरीद रहे हैं शोरूम से। शोरूम वाला कौन है? एजेंट है।
लेकिन वो गाड़ी जब खराब होती है तो हम कहाँ जाते हैं? टाटा के शोरूम में। नहीं आया? कोई प्रॉब्लम ऐसे ही होता है ना, या शोरूम वहां लेकर जाते हो जहां गाड़ी खरीदी थी? वहां नहीं ले जाते, जहां से खरीदी है वहां। या चलो एक और बात बताता हूँ, नेहरू प्लेस में किसी भी दुकान से लैपटॉप खरीद के आऊंगा और 2 महीने बाद लैपटॉप खराब हो जाएगा तो कॉल किसको करूंगा? दुकान वाले को या कंपनी को? दुकान वाले को, तो दुकान वाला एजेंट है। कभी सोचा है ऐसा? ऑल वेल। तो देखो, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी कह रहा है, एन एजेंट डन ऑल एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बट इनकर्स नो पर्सनल लाइबिलिटी। एक एजेंट सारे एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, बट उसकी कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी रिमेन्स दैट ऑफ प्रिंसिपल अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। हाँ, कुछ आपस में प्रिंसिपल एजेंट ने एग्रीमेंट बनाया हो तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। This is because there is no privity of contract and passing of consideration between the agent and third party. An agent also cannot personally enforce contract enter into by him on behalf of the, ना तो एजेंट लाइबल होगा ना एजेंट खुद इन्फोर्स करेगा। एजेंट तो एक बीच का बंदा है जो दो पार्टी को आपस में क्या कर रहा है? मिला रहा है। ब्रोकर टाइप बोल सकते, ठीक है जी। जैसे कि क्या होता है, LIC के एजेंट होते, उसने मेरे को पॉलिसी दिलवाई, कल को कोई गड़बड़ होती है तो फिर लाइबिलिटी, ऑल वेल। अब ये पॉइंट नंबर 1 कह रहा है प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। तो कहता है प्रिंसिपल लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट हु आर विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। एग्जाम्पल कह रहा है, A buys goods from B knowing that he is an agent for their sale but not knowing who is the principal। A ने B से कोई गुड्स खरीदा और A को पता था B एजेंट है, लेकिन उसको ये नहीं पता था प्रिंसिपल कौन है। B's principal is the person entitled to claim from A the price of the goods and A cannot in a suit by the principal set off against that claim a debt due to himself from B। मतलब उसके बावजूद भी पैसे रिकवर करने के लिए प्रिंसिपल उस बंदे पे केस फाइल कर सकता है जिसने एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि उसको पता है सामने वाला एजेंट। हाँ, एजेंट ने अपने आप को मालिक बताकर कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो वो अलग मैटर होता। समझ गए? दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। मैंने आपको एक अथॉरिटी दी है और आप उस अथॉरिटी से एक्सीड्स जा रहे हो। एक्सीड्स मतलब बियॉन्ड जा रहे हो, तो क्या होगा? कहता है व्हेन एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज्ड टू डू व्हेन द पार्ट ऑफ व्हाट हिज डज व्हिच इज विद इन हिज अथॉरिटी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्ट व्हिच इज बियॉन्ड। मतलब प्रिंसिपल ने बोला तुम 20,000 तक ले काम कर सकते हो, कितने तक बोला? एजेंट ने करा 30,000 तक, तो 20 अलग करो और 10 यहां तक, ये कह रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल लाइबल होगा उतने रुपए तक जितने के लिए उसने ऑथोराइज्ड। देखो एग्जांपल, ए बीइंग ओनर ऑफ ए शिप एंड कार्गो ऑथोराइज बी टू प्रिक्योर इंश्योरेंस फॉर ₹4 लाख। बी प्रिक्योर ए पॉलिसी ऑफ 4 लाख ऑन द शिप एंड अनदर फॉर द लाइक सम ऑन द कार्गो। 4 लाख की शिप के लिए और थोड़ा सा और भी उसने करा लिया इंश्योरेंस, बट मैंने कितने का बोला था आपको, तो मैं कितने के लिए लाइबल होऊंगा? A is bound to pay the premium for the policy on the ship but not the premium for the policy on शिप की पॉलिसी के लिए, प्रीमियम के लिए मैं लाइबल हूं, कार्गो के लिए मैं लाइबल। समझ गए? आगे कहता है प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी नॉट सेपरेबल। क्या मतलब है?
ध्यान से देखना, where an agent does more than what he is authorized to do and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated. The principal is not bound to recognize the transaction. मतलब मैंने आपको जो अथॉरिटी दी, आपने उससे ऊपर काम कर लिया, लेकिन अब मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल भी लाइबल, फिर आप लाइबल हो। समझ गए? एग्जाम्पल है, ए ऑथराइज बी टू पे 500 शीप फॉर हिम, शीप मतलब भेड़, बी बाइज 500 शीप एंड 200 लैम्स फॉर वन सम ऑफ रुपीज 6000। तो अब हमें नहीं पता लैम्ब कितने का और शीप कितने का, तो ए में रेपुडिएट द होल ट्रांजेक्शन, क्योंकि सेपरेटेड। हाँ ऐसा लिखा होता 3 लाख की शीप आई है, 3 लाख का लैम्ब आया, तो शीप के लिए लाइबल होता, लैम्ब के लिए नहीं होता। लैम्ब मतलब बकरी, बकरा, गोट बकरी, और लैम्ब मतलब बकरा ही होता है, सींग वाली बकरी जिसकी मूछें होती हैं। खाया है कभी? चलो एक्सेप्शन है बेटे, ये एक्सेप्शन है, लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट इज अनऑथराइज्ड एक्ट वर ऑथराइज्ड। मान लो एजेंट के एक्ट को, अनऑथराइज को प्रिंसिपल ने ऑथराइज कर दिया, तो अब कौन लाइबल होगा, ये आपको पढ़ना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंसिक्वेंस ऑफ नोटिस गिवन टू द एजेंट। Any notice given to or information obtained by the agent provided it to be given or obtained in the course of the business transacted by, कोई भी नोटिस जो एजेंट दे रहा है या ले रहा है, वो क्या माना जाएगा, कौन दे या ले रहा है, प्रिंसिपल दे या ले रहा है। ऑल वेल, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर एजेंट्स फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉट, और टॉट, टॉट मतलब सिविल रॉन्ग, कोई गलत व्यवहार। तो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड जो एजेंट कर रहा है बिजनेस में अपने प्रिंसिपल के लिए, सेम इफेक्ट होगा कि वो काम किसने किया है। मैंने क्या बोला, जो चीज एजेंट कर रहा है वो असल में एजेंट कर ही नहीं रहा, वो कौन कर रहा है, अच्छे काम करेगा तो एजेंट, बुरे करेगा तो भी, तो कौन लाइबल होगा। बट मिस रिप्रेजेंटेशन मेड और फ्रॉड कमिटेड बाय एजेंट इन मैटर विच डू नॉट फॉल विद देयर अथॉरिटी डू नॉट अफेक्ट द, मतलब मैंने आपको चावल की अथॉरिटी दी है, आप दालें भी लेकर आ रहे हो, तो दाल के लिए मैं लाइबल, अब मैं उसी अथॉरिटी के लिए लाइबल होऊंगा जो काम करने के लिए मैंने आपको दे रखा है। ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी, एजेंट की थर्ड पार्टी के लिए पर्सनल लाइबिलिटी क्या होगी। तो देखो जनरली एजेंट पर्सनली लाइबल, कौन लाइबल होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं पर ये टॉपिक आया तो पक्का एक्सेप्शंस जरूर होंगे। पहले, एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नॉर बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द, वो नहीं होता लाइबल, बट उसके क्या है, सबसे पहला वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज, ये इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो अभी आप, पेपर में आता है, where the contract is made by an agent for the sale or purchase of a goods for a merchant resident abroad या foreign। देखो अगर प्रिंसिपल फॉरेन है या मर्चेंट अब्रॉड में है, तो अब यहां का बंदा फॉरेन में तो जाएगा नहीं, फिर किसको पकड़ेगा। मान लो मैं, मेरा प्रिंसिपल लंदन में और आपसे मैं यहाँ डील कर रहा हूं, आपको कोई नुकसान हो गया तो आप क्या लंदन जाके केस करोगे, उसके लिए अब आप किस पे केस करोगे, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा कह रहा है वेयर द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, एजेंट ने अपने प्रिंसिपल का नाम ही नहीं बताया, तो अब तुम कोई जादूगर तो हो नहीं कि तुम ओम क्लीम स्लीम ये है प्रिंसिपल। तुम्हारे पास तमराज किलविश का वो गोल गोल थोड़ी था, तुमने देखा है, वो ऐसे देख लेता है उसके अंदर, ऐसे ऐसे। शक्तिमान देखा किसी ने, किसने नहीं देखा कभी शक्तिमान,
हमारे टाइम पे आता था जब हम छोटे थे, 98 97 98 में संडे को आता था सुबह 12 बजे, और पूरी गली में 2 घर में टीवी था सिर्फ, वो भी टीवी को उसमें रखते थे, अपने रूम में नहीं, हॉल में, और वहां पर सारे गली के बच्चे सब बैठ जाते, पूरा 1 घंटा वहां से हिलते नहीं था। फिर 1 बजे आता था रामायण, फिर रामायण देखते थे, और 11 से 12 आता था बी आर चोपड़ा की महाभारत। महाभारत वो तुमने कोविड में भी देखी होगी, फिर वो देखते थे। संडे का अलग ही दिन था। फिर सो जाते थे पिट पुटा के, फिर 4-5 बजे गली में तहस नहस करते थे, और लाइट वाइट जाती थी खूब उस टाइम पे, 97 98 99, सब जैसी लाइट गई सब चिल्लाते थे, ओ, है ना। अब वो दिन चले गए, अब एक ही चीज है, घर के अंदर कोई होता है ये भी नहीं पता होता। पहले बच्चे होते थे ना, वो उधम मचा रहे होते थे, क्योंकि उनके पास कोई फोन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो जिस बच्चे में फोन नहीं होगा वो क्या करेगा, उधम करेगा, उधम करेगा तो उसकी बॉडी एक्टिव रहेगी। और आजकल के बच्चे, वो मेरे बड़े भाई की बेटी है, उन्होंने बहुत गंदी आदत लगा दी, क्योंकि मैं पहले जब मैं घर पे रहता था शादी से पहले, तो मैं टच नहीं करने देता था फोन, बिल्कुल नहीं, फोन ले ही नहीं, बिल्कुल। मेरे सामने तो उसको ऐसा था कि फोन अगर ले लिया तो गई मैं। और जैसे ही मैं वहां से आया, अब मेरा बाबू खा ले, बाबू खा नहीं रहा तो बाबू को क्या पकड़ा दिया, अब वो बाबू पूरे दिन वहीं लगा रहता, फोन फोन फोन। और माइंड इतना फास्ट हो गया है, क्योंकि वो रील्स होती है, तो सारी मतलब कोई भी चीज, एक बच्चे को बच्चा रहना चाहिए। अब वो 5 साल की उम्र में 18 वाली बात करे तो वो अच्छा ही लगेगा, वो 5 साल में 5 साल की करे तो सही है, 18 में 18 की करना। ये फोन ने महा गड़बड़ कर रखी है, मुझे लगता है ये फोन को कुछ करना चाहिए, कंट्री में कोई कानून पास करना चाहिए कि फोन बंद, इंटरनेट बंद। अब आप बोलोगे सर, है ना, ये इंटरनेट रिवॉल्यूशन हमारा करियर खराब करने में तुला हुआ है, हमारी मानसिक संतुलन बहुत बर्बाद कर दिया इसमें। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, सबसे ज्यादा ओवर थिंकर्स बिटवीन 17 टू 25 की एज वाले, ओवर थिंकिंग की जिनको प्रॉब्लम आ गई, जो पूरे दिन सोचते रहते हैं। क्यों है? क्योंकि तुम लोग सबसे ज्यादा क्या देखते हो, अपना स्क्रीन टाइम देखना, एक दिन का 4-4 घंटे का होगा, 4-5 घंटे का, कभी देखना घर जाके। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है, हाथ कहाँ जाता है, कौन सी नोटिफिकेशन आई है, स्टेटस कितने हैं, किसके हैं, सब कुछ है या नहीं। बेटा रख दे साइड में, स्क्रीन शॉट दिखाइए, स्क्रीन टाइम 3 घंटे नहीं है, 3 घंटे 53 मिनट्स है, 4 घंटे। तो जो 24 घंटे में 8 घंटे आप सो गए, और 4 घंटे आपका स्क्रीन टाइम है, तो 12 तो यहीं चले गए। अब यही 4 घंटे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते, चलो पढ़ाई नहीं करते, मॉर्निंग वॉक कुछ करते, तो कितना बढ़िया रहता है। फोनों में लगे बड़े, चश्मे इसलिए लग गए हमारे, देखे हमारे टाइम के लोगों के चश्मे नहीं लगे हुए। आ जाओ आगे, चलो जी चलो, जैसे तेरे भी लगा हुआ है। तुम तीनों दोस्तों, तुमने दोस्ती इसलिए करी थी क्या, चश्मे वाला ओनली कैन बी माई फ्रेंड। अरे एक बैच पढ़ाता हूँ मैं, 12th क्लास इकोनॉमिक्स, शाम को मेरे घर पे, उसमें 28 स्टूडेंट है। आप बिलीव नहीं करोगे, 28 के चश्मे लगे हुए, सिंगल नहीं, मैं ही वहां पर हूं ऐसा जिसके चश्मा नहीं है। मैंने कहा ये क्या कोइंसिडेंस है,
पता नहीं, सबके चश्मे लगे हुए। सर क्या हाल है? अच्छा, जिनके लगे हुए मैं उनको मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे एक बैच में चल रहा है। किसी दिन फोटो खींचूंगा उनकी लाइन से। चलो जी, अपना स्क्रीन टाइम बाद में देखना और क्लास में आ जाओ। तो कुल मिला के बात ये है कि तुम लोग कितना भी ना भाई, कुल मिला के बात ये है कि तुम लोगों को कितना भी मोटिवेट कर दो क्लास के अंदर, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। बात ये है, तो दुम वाले काम ना करो कृपया करके। ये 2 महीने में अपने फोनों को साइड कर दो। बड़ी दिक्कत होती है जब रिजल्ट में फेल लिखा होता है, तो ये फोन भी काम नहीं आता, फिर मन नहीं करेगा फिर 2-4 दिन फोन उठाने। हाँ, उसके बाद तो दुम हो तो पक्का उठाओगे। दुम वाले काम मत करो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, नहीं यूज करना। ठीक है, ये बंद करो, ये चेस खेलना और ये जो दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हो फोन में, बंद करो। कुछ नहीं बढ़ता दिमाग चेस खेलने। हम सोचते हैं चेस से दिमाग बढ़ता है जब हम फिजिकली खेलते हैं, सामने आमने बैठ के अच्छे से, आई कांटेक्ट हो रहे होते हैं, है ना। यहाँ आई कांटेक्ट खराब हो रहा है, आई कांटेक्ट लेंस हो रहा है, उसको छोड़ दो। ठीक है, वापस आते हैं। चलो अगला कह रहा है एक्सेप्शन, नॉन एग्जिस्टेंस और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल दो कैन नॉट बी स्यू द एजेंट इज प्रिज्यूम टू बी लाइबल। मान लो एक एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट माइनर के लिए किया, माइनर लाइबल नहीं होगा, तो एजेंट वहां कौन कैसे लाइबल हो जाएगा? पर्सनली लाइबल। तो ये सारे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। प्रिटेंडेड एजेंट, if the agent pretend but is not an actual agent and the principal does not rectify the act but disowns it, the pretended agent will be himself liable। मतलब बताओ, कोई एजेंट नहीं है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं क्या हूं, तो कौन लाइबल होगा? वही लाइबल होगा। पगले, जब तू है ही नहीं एजेंट तो प्रिटेंड क्यों कर रहा है? जैसे हम लोग इस दुनिया में खुश रहने की एक्टिंग कर रहे हैं, प्रिटेंड टू बी हैप्पी, प्रिटेंडिंग दैट वी आर हैप्पी। है नहीं है। जिस दिन सच्चाई का पता लग जाएगा उस दिन आंखों से आंसू गिरेंगे। बिल्कुल नहीं है हम लोग हैप्पी। व्हेन एजेंट एक्सीड्स, अपनी औकात से बाहर जा रहा है, दिल्ली की लैंग्वेज में। यस, आपको जो ए काम दिया तो बी काम क्यों कर रहे हो? जितना दिया है उतना करो ना, फालतू का काम क्यों कर रहे हो? तो फिर तुम ही लाइबल होगे। ऑल वेल। चलो जी, अगला टॉपिक है राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी और रिवोकेशन। बस यही टॉपिक बचे हुए हैं दो, फटाफट कर लेते हैं। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, तो देखो जी, rights of parties to a contract made by undisclosed agent। If an agent makes a contract with a person who neither knows or nor has reason to suspect that he is an agent, his principal may require the performance of contract, but the other contracting party has against the principal the same right as he would have had against the agent if the agent has been the principal। जल्दी बताओ इसका मतलब, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी पढ़ो, थोड़ी सी इंग्लिश भी आनी चाहिए ना बिजनेस लॉस की। लिखा है राइट्स ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। मतलब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया है, वो जैसे कि मैं ना एक स्टेडियम में जाने से बैन हूं, मैं शाहरुख खान हूं,
शाहरुख खान को वानखेड़े में 5 साल के लिए बैन कर दिया, लड़ाई कर रहा था, उसकी वीडियो भी वायरल हो गई थी। मेरे को जानता है तू, दिल्ली वाला हूं मैं, ऐसी वीडियो थी वो एक। तो शाहरुख को वानखेड़े से बैन कर दिया था। अब शाहरुख को तो टिकट मिल नहीं सकती, तो शाहरुख ने वो टिकट किसी और के थ्रू खरीद ली भाई, वो चला गया वानखेड़े, तो शाहरुख की एंट्री तब भी ऑल वेल। क्लियर है जी? यहां पर यही सेम एग्जांपल है। दूसरा कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी, कहता है when agent does not disclose that he is acting as an agent and the principal require the performance of the contract, then the principal can obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and other party to the contract। सुनना, ए जिसने 50,000 रुपए ओस किए किसको, बी को, सेल्स 1,00,000 रुपए वर्थ ऑफ चावल टू, ए इज एक्टिंग एन एजेंट फॉर सी in the transaction, but B has no knowledge nor reasonable ground of suspicion that such in case, मतलब A ने अपने प्रिंसिपल के ब्याह पे चावल B को दिए, B को ये बात नहीं पता, B को क्या लग रहा है, C cannot compel B to take the rice without allowing him to set off A's, क्या कहता है, C cannot compel B to take the rice without allowing him to set off A's। बताओ जरा मतलब, जल्दी बताओ। हाँ जी, समझ गए बात को। सी ये नहीं बोल सकता कि तुम पहले डेट हटाओ उसके बाद हम क्या देंगे, चावल। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉलेज नहीं थी। देखो दोबारा से पढ़ रहा हूं पूरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है? अच्छे से वर्ड को देखो, व्हेन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज दैट ही इज एक्टिंग एज इन, मतलब मैं आपको आज कोई सामान दे रहा हूं लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं क्या हूं, and the principal require the performance of contract, then the principal can obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract। A who owes मतलब A को देने हैं किसको, सेल्स 1,00,000 रुपीज वर्थ ऑफ राइस टू बी, सही है? A is acting as an agent for, A ने चावल मान लो 1,00,000 के दिए, तो बी ने 1,00,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन बी को लेने कितने थे, तो वो 50,000 काट के, बट बी हैज नो नॉलेज की, या कोई शक भी नहीं था कि ए जो है वो एजेंट है। यहां तक ओके? तो सी कैन नॉट कंपल बी, तो ये जो सी है ना प्रिंसिपल, ये बी को कंपल नहीं कर सकता टू टेक द राइस विदाउट अलाउिंग हिम टू सेट ऑफ एज। तो यहां पर ये बंदा अपना डेप्ट सेट ऑफ कर सकता है क्योंकि उसको कोई भी नॉलेज, अब आ गया समझ में? अब हेडिंग पढ़ो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी, वहां प्रिंसिपल कुछ भी, ऑल वेल। अगला कहता है ऑप्शन टू थर्ड पर्सन स्यू द एजेंट और द प्रिंसिपल। तो थर्ड पर्सन पे ऑप्शन है कि वो एजेंट पे केस करे या, तो राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल इन केसेस वेयर द एजेंट इज पर्सनली लायबल, जिस केस में एजेंट पर्सनली लायबल है उस पे केस करेंगे। ए पर्सन डीलिंग विद हिम मे होल्ड ईदर हिम और हिज प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम लायबल, किसी पे भी केस कर सकते हैं। जैसे ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिम 100 बेल्स ऑफ कॉटन, और बाद में बी वाज एक्टिंग एन एजेंट फॉर सी, उसको पता लगा बी किसका एजेंट है, सी का, तो ए जो है वो बी पे भी केस कर सकता है, और ऑल वेल। अब छोटे छोटे पॉइंट है, जरा देख लो, 5 मिनट में खत्म करते हैं। अथॉरिटी रिवोक करना मतलब हमारी एजेंसी क्या हो जाएगी, सबसे पहली बात, एक तो रिवोकेशन, मैंने आपको एजेंट बनाया, मैं ही क्या कर रहा हूं, मैं कहा भाई हो गया चल तेरा,
निकले यहां से। दूसरा रिनंसिएशन बाय एजेंट, मैंने काम आपको दिया, आपने किसी और को दे दिया, और वो डेलीगेशन की अथॉरिटी डेफिनेशन में, तो फिर आपकी एजेंसी क्या हो गई? खारिज। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, मैंने आपको जिस काम के लिए एजेंट बनाया था वो काम, ठीक है भाई अब घर जाओ अपने, तुम मेरे एम्प्लॉय थोड़ी हो जो हर महीने आते रहोगे। प्रिंसिपल एजेंट है, बिजनेस खत्म, जाओ। डेथ ऑफ प्रिंसिपल और द एजेंट, किसी प्रिंसिपल या एजेंट की क्या हो गई? प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ, या इंसॉल्वेंट हो गया या टाइम, ऑल वेल। तो ये सारे पॉइंट मैं अंदर नहीं बता रहा, सिंपल है, रिवोकेशन और रिनंसिएशन, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, इंसॉल्वेंसी और एक्सपायरी ऑफ टाइम। कब एजेंसी इररिवोकेबल होगी ये समझ लो, when the agent is personally interested in the subject matter of agency, the agency becomes irrevocable, जब वो पर्सनली इन्वॉल्व होगा। जैसे where the agent has himself an interest in the property which form the subject matter of the agency cannot in the absence of any express contract be terminated। जैसे A ने अथॉरिटी दी B को कि मेरा लैंड बेच दे and to pay himself, out of the proceed the debt due to him from A cannot revoke his authority nor can it terminated by his insanity or death। मुझे तुम्हें पैसे देने थे, मैंने तुम्हें ही अपनी प्रॉपर्टी दे दी, मैंने कहा इसको बेचो और पैसे रिकवर कर लो, तो अब मैं एजेंसी रिवोक, क्योंकि डेप्ट तो तुम्हारा ही है ना। आगे समझ, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, तो व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट and to a third party, the termination of authority of agent does not so far as regard the agent take effect before it becomes known to him। देखो एजेंसी टर्मिनेट हो रही है, तो जब तक जिस दिन टर्मिनेट किया उसके बाद की एक्टिविटी के लिए अब आप लाइबल नहीं होगे, लेकिन उससे पहले की एक्टिविटी के लिए लाइबल, ऑल वेल। एग्जांपल देखो, ए ने डायरेक्ट करा बी को टू सेल गुड्स फॉर हिम एंड एग्रीज टू गिव बी 5% कमीशन ऑन द प्राइस फेच्ड बाय द गुड्स। A afterward by letter revoke B's authority। B after the letter is sent but before is received उसने 1 लाख का माल बेच दिया था, तो 5,000 के लिए वो कमीशन मिलेगा। मैंने आपको बोला मेरा माल बेचो कमीशन दूंगा, फिर बाद में मैंने आपको रिवोकेशन लेटर भेजा टर्मिनेशन, लेकिन तब तक आप 1 लाख का माल, तो 5,000 रुपए मेरे को आपको कमीशन देना पड़ेगा, ऑल वेल। तो ये 2 पॉइंट है, ये आप लोग पढ़ो छोटे से। तो ऑल ओवर आपका मेन राइट्स, ड्यूटीज, सब एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट और एजेंसी कैसे बनती है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और ऑपरेशन ऑफ लॉ और रेटिफिकेशन। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर करे, मोटा मोटा एजेंट हमारा पूरा कवर हुआ। कैसा लगा? ठीक था। तो आज हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्त हुआ। तो अब हम अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।